बिहार बाढ़, व्यापार और समस्याएं। इस समय बिहार में चुनाव भी हैं और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समस्याएं भी हैं, चाहे कोरोना जैसी महामारी को लेकर हो, बाढ़ जैसी आपदा को लेकर हो या दीगर मामलों में लूट खसोट या किसी तरह की चोरी डकैती का मामला हो। इस समय काफ़ी दिक्कतों के साथ बिहारवासी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनमें से एक बहुत ही नेगलेक्टेड जो कम्युनिटी है उसमें आते हैं यहाँ के प्राइवेट टीचर्स। सबसे पहले हम MIM प्रदेश अध्यक्ष जनाब अब्दुल ईमान साहब का स्वागत करते हैं। सर, इस समय जो हाल है प्राइवेट टीचरों के बारे में, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि जो प्राइवेट टीचर्स हैं वो पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं, कोचिंग संस्थान बंद हैं, प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं। सरकारी टीचरों को सरकार तनख्वाह दे देगी, उनको उम्मीद भी है आज नहीं कल मिल ही जाएगा, लेकिन और कहीं ना कहीं ऐलान भी हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाएगी। फ़ीस उनको वो बच्चों से फ़ीस ले नहीं सकते हैं, सरकार कोई मदद करेगी नहीं। पूरी तरह से जो अचानक वो ध्वस्त हो गए हैं, कई सारे लोगों की बहुत ही दर्दनाक वीडियोस फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? या MIM उसके लिए क्या करने वाली है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना एक महामारी है, एक मोहलिक वबाई मर्ज़ है, इसका एतराफ़ सबों ने किया है। और ये मामला है कि किसी एक मुल्क का नहीं है, बल्कि ये आफाकी एक बीमारी आ गई है, दुनिया इसके लपेट में है आज। लेकिन मामला ये है कि उसके लिए लॉकडाउन कराया गया, सोशल गैदरिंग को रोका गया, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई, हिफ्ज़ान के जितने भी उसूल हैं सारी बातों को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जहाँ जहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ अनलॉक हुआ है तो वहाँ सबसे पहले अगर किसी चीज़ को खोला गया है तो वो शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं। खास करके जिन बच्चों के इम्तिहानात होने वाले थे, जिनको जो फाइनल ईयर में हैं, उनके क्लासेस खोले गए। लेकिन बिहार में जो या पूरे इंडिया को आप हाल देख लें तो यहाँ लगता है कि एक मनोवादी व्यवस्था हर जगह है। आज के इस कोरोना के कहर में भी मनोवादी जो मानसिकता है उसमें कहीं कमी नहीं आई है। आप एक तरफ ये कहते हैं कि साहब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो किन के बच्चे पढ़ेंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन पढ़ेंगे वो 15% लोगों के बच्चे, है ना। वो चौकसी के बच्चे होंगे, धीरू भाई अंबानी के बच्चे होंगे, मिनिस्टर्स के बच्चे होंगे, बड़े बड़े कारोबारियों के बच्चे होंगे, और भी कुछ लोग हो सकते हैं। शहरों के 85% और देहात के 99% बच्चे, उसके पास एंड्रॉइड नहीं, वह कहाँ से वो पढ़ सकते हैं? तो इसके माने ये कि ये सरकार इस बहाने आम लोगों के बच्चों को, खासकर दलितों के, गरीबों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। ये खास क्लास जो है उनके बच्चे पढ़ें लिखें, उनके बारे में ये संजीदा है। मामला ये है कि आज भी बच्चों की पढ़ाई हो सकती थी। आपके दफ्तर चल रहे हैं, आप असेंबलियाँ चला रहे हैं, पिछले दिनों में कई पॉलिटिकल भीड़ आपने लगाई है, बाजारों में लोग जा रहे हैं, आप गाड़ियों में लोग जा रहे हैं, सट के आप देख रहे हैं, छोटी छोटी बसों में, छोटी गाड़ियों में सट के बैठ के जा रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। गाँव में बच्चे गले मिलकर एक दूसरे से खेल रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। स्कूल आने में से कोरोना हो जाएगा? ये इन लोगों की आम लोगों के ताल्लुक से निहायत ही गैर मुनसिफाना कदम है हुकूमत का। एक तो ये है कि तमाम तर स्कूल में अगर 1000 बच्चों की कैपेसिटी है स्कूल में, तो हर दिन 200 बच्चों को बुलाया जाता, 2-2 वर्ग के बच्चों को बुलाया जाता, सोशल डिस्टेंसिंग करके उनको पढ़ाया जाता। सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। और जो जिस दर्द की आप बात करते हैं वो तो बड़ा दर्दनाक पहलू है। एक तो ये है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जितने बच्चे आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उससे कुछ कम बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ इनरोलमेंट पर मत जाइए, बच्चों का इनरोलमेंट है सरकारी स्कूल में, लेकिन उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का काम पूरा प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है। तो आज बच्चों की पढ़ाई मैक्सिमम, चूंकि बिहार की संस्था ने पूरे पढ़ाई को चौपट करके रख दिया है, तो मामला यह है कि प्राइवेट स्कूल का जिंदा रहना जरूरी। तमाम तरह रिजल्ट देख लीजिए आप, 10वीं के 12वीं के जो रिजल्ट देख लीजिए, तमाम तरह बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं। और प्राइवेट स्कूल आपने वो करा दिया, बंद करा दिया। आप बच्चों से वो फीस नहीं ले सकते। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो किराए के मकान में चल रहे हैं, जो वहाँ का व्यवस्था है वो किराए के मकान में चलाया जा रहा है। तो अब उनका किराया देना चाहिए, टीचरों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, टीचरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है वहाँ का सेक्रेटरी डायरेक्टर। और नतीजा ये है कि आज प्राइवेट टीचर खुदकुशी करने पर मुँह है। जिस तरह से किसान मक्के का फसल चौपट होने से किसानों की हालत है, उससे बुरी हालत है जो इंटर क्लास में जो साइंस के टीचर हैं, इतने कीमती टीचर, और वो जाकर के चटाई बेचकर, चटाई बिछाकर आज मक्की की खरीदारी कर रहे हैं। मैंने समझिए कि छुप के मजदूरी कर रहे हैं हमारे टीचर। मैं कह रहा हूं कि मोदी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, क्या आप इन बच्चों की तालीम के बारे में, ये जो कह रहे हैं कि देश का न राष्ट्र के निर्माण में बड़ा सहयोग होता है शिक्षकों का,
राष्ट्र निर्माता जिसे कहते हैं, और जो सो हम तो ये कहते हैं कि मानव का निर्माण होता है टीचरों के जरिए से, वो भूखा पड़ा हुआ है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। आप चौकसी बेईमानी करके पैसा चला जाए, धीरू बिरादरान को, अंबानी ब्रदर्स को आप करोड़ों का वो माफीनामा दे दें, आप मित्तल को दे दें माफीनामा, आप अडानी को दे दें, मैंने लगभग 8.5 लाख करोड़ गोया आपने देश की संपत्ति को लोगों को माफ कर दिया, अपने दोस्तों को, जिन लोगों ने आपके लिए चार्टर प्लान दिया आपको, जिन्होंने इलेक्शन का चंदा दिया। क्या थे, गरीब लोग थे क्या, ये भिखमंगे थे क्या? आज टीचरों का चूल्हा बुझा हुआ है, उनके बाल बच्चे रो रहे हैं, फाके में खुदकुशी करने पड़े। तो हमारी यह सरकार अगर फैक्ट्री चलाने के लिए बड़े लोगों को आप सब्सिडी दे सकते हैं, तो इन टीचरों को तनख्वाह क्यों नहीं? ये बच्चे किन के पढ़ा रहे हैं? ये विदेश के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे आपके शहरियों के बच्चे, जिन शहरियों के वोट लेकर आप सरकार बना रहे हैं, उनके बच्चों का मसला है। और इंसान, उसकी आत्मा असल है, और आत्मा का निर्माण इन शिक्षकों के जरिए से हो रहा है, और आप उनको फरामोश किए हुए हैं। इसलिए इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आप अनदेखी करें, बल्कि मैं बिहार सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि न्याय के साथ इंसाफ की बात कहने वाले, और केंद्र की सरकार से भी बात करूंगा कि ये जो मनोवादी मानसिकता आपकी है कि अमीरों के बच्चे पढ़ें और गरीबों के बच्चे गांव में जाकर गिल्ली डंडा खेलें, इससे बाज आइए। प्राइवेट स्कूल के टीचरों को कमन जीवन यापन के लिए आधी तनख्वाह उन्हें दीजिए। आपको ये करना चाहिए था कि सरकारी टीचरों को आप तनख्वाह दे रहे हैं, तो इन टीचरों का क्या होगा? ये आपके बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? बल्कि इस वक्त तो नेशनल पैमाने पर अगर कोरोना रह रहे हैं आप अगर प्रधानमंत्री केयर में आप पैसा ले रहे हैं लोगों का, आपको कहना चाहिए था कि चाहे केंद्र सरकार के मुलाजिमीन हो, स्टेट सरकार के मुलाजिम हो, सबकी 10% की तनख्वाह काटी जाएगी और प्राइवेट स्कूल के टीचरों को तनख्वाह दी जाएगी। एक आपको कुछ उपाय इनके लिए करना था। अगर सरकार उपाय नहीं कर रही है तो वेलफेयर स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहरियों के बुनियादी ज़रूरत का ख्याल रखे। सिर्फ यहाँ राशन पानी ही नहीं, बल्कि अपने टीचरों को अगर हम जिंदा नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इसलिए नस्लों को बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल के टीचरों का, संस्थानों का जो हालत है, सरकार जल्द से जल्द उनके लिए प्रोग्राम लेकर के आए। उन टीचरों के लिए सारा कुछ आंकड़े हैं आज सरकार के पास, सारी जितने भी तमाम तरह स्कूल हैं, तमाम तरह स्कूलों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ना। तो आप उनको कह भी रहे हैं कि 25% बच्चे आपको बीपीएल के पढ़ाने होंगे। आपके तमाम तरह निदेशों का आप फॉलो भी वो कर रहे हैं और उसके बाद अनदेखी कर रहे हैं, तो ये कहीं से मुनसिफाना कदम नहीं है। ये टीचरों का नहीं बल्कि बिहार में और देश में शिक्षा के तय दुश्मनी है, और ये दुश्मनी शिक्षा से, जिस देश में दुश्मनी होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। सर, प्राइवेट टीचरों के साथ साथ इस समय सीमांचल और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग कहीं ना कहीं कटाव की वजह से और जो है घर में पानी घुस जाने की वजह से, पूरे गांव में पानी घुस जाने की वजह से बहुत परेशान है। बिहार सरकार और जिला प्रशासन सभी कह रहे थे कि हम तैयार हैं, लेकिन आज भी कई लाइव वीडियोज़ और फेसबुक के द्वारा और दीगर माध्यम से पता चल रहा है कि कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार या प्रशासन की तरफ से उसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और लोग परेशान हाल हैं। अपने घरों में पानी घुसने की वजह से सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। क्या मतलब किया जाए इस वक्त में उनके लिए? क्या ये है, सरकार को किस तरह से जगाया जाए? देखिए, सरकार को जगाने का मसला तो बड़ा मुश्किल है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो लोग खुद जगे हुए हों और आंख बंद करके सोने का बहाना कर रहे हों, ऐसे लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार यूँ नहीं जगेगी। ये सरकार अब आ गई है इस पर कि चाहे यहाँ पर कड़ो या मड़ो की पॉलिसी लोगों को अपनानी पड़ेगी। सीमांचल का यह खित्ता जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पसमानदा है, मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अनपढ़ लोग हैं, बीमार हैं, न यहाँ डॉक्टर है, न शैक्षणिक संस्थान है, न लोगों के रोज़गार के कोई मौके हैं। खेती बाड़ी पर ही जीवन यापन है, लेकिन घनी नदियाँ और वहाँ तड़ाई की से आने वाली नदियाँ, हिमालय की बुलंदियों से आने वाली नदियों के तेज बहाव की वजह से यहाँ पर जो कटाव है, उस कटाव रोधक इस कार्य को रोकने के लिए महानंदा बेसिन का प्रोग्राम आया था। लेकिन ये बिहार की सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये बेईमान सरकार, सीमांचल की दुश्मन नहीं, गरीबों की दुश्मन सरकार, उस पर कोई काम नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियों को, उसको बांध कर, उसके किनारों को बांध कर आप शहरों को बचा सकते हैं, लेकिन क्या हमारी मानंदा हो, डोक हो, कनकई हो, बूढ़ी कनकई हो, परवान हो, बकड़ा हो, ये सारी नदियाँ क्या उससे भी बड़ी नदियाँ हैं? सरकार की नीयत साफ नहीं है। अब जब भी कहिएगा कि कटाव का मामला होता है तो वो कहेगा जब विलेज में जब नदी आ जाए, विलेज के नज़दीक जब आ जाए नदी, तब हम करेंगे, हम विलेज प्रोटेक्शन का काम करेंगे, लेकिन लैंड प्रोटेक्शन का काम नहीं करेंगे। और जाहिर है कि जहाँ भी आबादी बसी हुई है तो खेतियाँ हैं लोगों की। और मुझे खबर मिली है कि ताराबाड़ी के नज़दीक ठाकुरगंज प्रखंड में लगभग 700 बीघा ज़मीन चली गई। मेरा कितना नेशनल प्रोडक्शन लॉस हुआ उससे?
कितनी हमारी फसल देने वाली ज़मीन दरिया में चली गई और कितने लोग भिखमंगे हो गए। कल तक जो किसान थे आज वो मजदूर हो गए, भिखमंगे हो गए। और सरकार ये कहती है कि जब बस्तियां कटेंगी तब हमको बचाने के लिए आएंगे। तो भाई आपका तो आपके पास सारे इंजीनियर्स हैं, जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है आपकी, उनको तो पता है ना धाराएं किधर से जाती हैं, कटाव किस तरह हो सकता है। क्या पढ़ लिख के आए हैं ना ये लोग तो वो नहीं ना कहीं से उठ के आ गए, पढ़ लिख करके आए हैं। नदियों की धाराओं को पढ़ना, कितना कटाव होगा आगामी दिनों में, तो ये सारा कुछ आकलन वो कर सकते हैं। तो आखिर क्यों नहीं बचाया जा रहा हमारी बस्तियों को। अब यही हाल है बहादुरगंज का, यही हाल है अमोर का, कटिहार का एक बड़ा हिस्सा है। तो आप अररिया में जाकर के देख लीजिए, बल्कि यहाँ से पट्टी लेकिन सुपौल तक आप देखेंगे कि जितनी भी नदियाँ हिमालय की आगों से निकलती हैं, सारी की धाराएं तेज हैं और सबने पामाल कर रखा है। सिवाय आप सड़क पर आने और संघर्ष करने के लिए अलावे इस बहरी गोंगी सरकार ही नहीं, बल्कि सीमांचल की गरीबों की दुश्मन सरकार को जगाने का कोई रास्ता नहीं रहा है। और ऑफिसर्स हैं हमें से, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, चाहे राज्य स्तर पर जब इनकी टास्क फोर्स की मीटिंग होती है, कहा जाता है कि साहब हम बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। कश्तियां नहीं है, सड़कें टूटी हैं, वहां पर पुल नहीं बनाया गया, चचरी का पुल लोग बनाकर पार हो रहे हैं। और जो कटाव हो रहा है जाके बेम्बू पाइलिंग करते हैं। अरे बेम्बू पाइलिंग से रुकेगा मामला? तुम जहां नियत कर लेते हो पीडब्ल्यूडी के सड़कों को बचाने के लिए, सरकारी ऑफिसों को बचाने के लिए, तुम नियत कर लेते हो तो बचा लेते हो। लेकिन हमारे गांव कट रहे हैं, इन बस्तियों को बचाने का तुम्हारे पास कोई नियत और प्रोग्राम नहीं है। आप मानंदा के किनारे देखिए, खाड़ी की तरफ आप जाकर के देखिए, सिमलबारी की तरफ जाकर के देखिए, छोटी छोटी नदियों ने जो कटाव किया है, बस्ती की बस्तियां वीरान होती चली जा रही हैं। तो अब क्या करना? अब लोगों से मैं ही गुजारिश करता हूं कि भाई एक आवेदन दे दो डीएम साहब के यहाँ, है ना, एक आवेदन दे दो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के यहाँ, जल निस्सरण विभाग को दे दो। और नहीं होता है तो बीवी बच्चों को लेकर, तुम्हारा तो घर भी नहीं रहा है, बीवी बच्चों को लाओ, एनएच पर बैठो, सड़कों को जाम करो, इनके ऑफिसों में आओ। ये गोंगी बहरी सरकार, ये कोरोना के मामले में, कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, तो दूर की बात हो जाए कि उनको वेंटिलेटर मुयसर हो सकेगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। दरभंगा में जो खबरें सुनी है, आप लोगों ने सुनी है, 4 आदमी का किशनगंज में ऑक्सीजन की वजह से नहीं मिलने की वजह से इंतकाल हो गया। और ये कोरोना सिर्फ पुलिस के डंडे से हमें बना चाहते हैं, तो कोरोना है तो उससे ज्यादा कोरोना तो सरकार को हो चुका है। हम सैलाब में मर जाएंगे तो कोरोना ही से मर जाएंगे, इसलिए लोगों को वो नहीं। अब आइए, एक आवेदन दीजिए, नहीं मानते हैं लोग तो सड़कों पर आइए। ये एमआईएम इसके लिए कर रही है कि गोंगी में हर साल आता है मामला, हर साल यही ढाक के 3 पात। ये सैलाब से पहले कहते हैं, बारिश से पहले कहते हैं कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जब मामला होता है सैलाब का तो सारा पुल इनका खुल जाता है। किशनगंज शहर को आप देख लीजिए, आप देख लीजिए क्रिसेंट स्कूल आने वाली सड़क को, लगता है कि सैलाब आ गया है। नाले की सफाई हुई है तो शहर की सफाई होती है, म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो सफाई करे, और नदिया के सारी गंदगियां निकालकर सड़क पर रख दिया है। बारिश के दिनों में, कोरोना के दिनों में साफ सफाई की बात कही जा रही है, अब पूरे शहर को गंदा करके रख दिया है। तो लगता है कि कौन लोग है भाई ये लोग? चूंकि जनता यहाँ की बहुत सीधी सादी है, यहाँ के अफसरों का दिमाग आसमान पर है, और नीतीश कुमार जी ने तो पूरे राज्य के अफसरों का दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है। आज जो कुछ भी ये शासन कर रहे हैं, तमाम तर इनकलाब को, लोगों के जायज मुतालबात को, नागरिकों के उचित अधिकार का हनन ये कर रही है सरकार, और पुलिस के डंडे चलाकर कर रही है। लेकिन सीमांचल के लोगों ने ठान लिया है, पुलिस के डंडे खाएंगे, जेल को जाएंगे, लेकिन अपनी नस्लों को बचाना है, अपनी बस्ती को बचाना है तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लगता है यही हमारे लिए जरूरी हो गया है। क्यों नहीं किया गया इंतजाम? क्यों नहीं मिले वहां के लोगों को तिरपाल? वह बेम्बू गाड़ के लोग करोड़ों का पैसा जल निस्सरण के नाम पर, आपको मैं बता दूं कि पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग ये दोनों रीच मिनिस्ट्री है, और इसमें सबसे ज्यादा घोटाला होता है। आप देखते होंगे पीडब्ल्यूडी के सामने में धूप को छीनने में करोड़ों का योजना बना रहे हैं, और ये लोग जल निस्सरण में भी करोड़ों का योजना टकार जाएंगे। ये लोग बम्बू पाइलिंग की 4 फोटो कर लेंगे। कहां बचाया इन लोगों ने? जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं उस हिसाब से कितने विलेज को प्रोटेक्ट किया इन लोगों ने? ये सारा इन लोगों की बेईमानी का नतीजा है। इसलिए लोगों को संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और एमआईएम के पास तो संघर्ष करने के लिए एमआईएम आई है। पहले आपका एक बयान आया था कि हम गठबंधन की दावत देते हैं, हमें दावत कबूल है, हम लोग किसी से भी गठबंधन को तैयार हैं, जितने बड़े दल हैं वो इस मौजू पर ध्यान दें, बाद में अगर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे। क्या सूरत हाल है इस वक्त तक के गठबंधन की? क्या सूरत हाल है कि आप किसी की तरफ से दावत है या आप कोशिश कर रहे हैं, तो किसके तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिहार वासियों का एक मुश्तरका सामूहिक कर्तव्य है, दायित्व है, और मुश्तरका फरीजा है कि बिहार में जो ये भाजपा की और जदयू की ये सरकार बैठी हुई है, ये संविधान की शत्रु सरकार है, गरीबों की, मजदूरों की, समाजी रवादारी की मुखालिफ सरकार है, तालीम को बर्बाद करने वाली सरकार है, नौजवानों के रोजगार को ख़त्म करने वाली सरकार है, करप्शन को बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और इसको पदमुक्त करना चाहिए। इसी में बिहार की भलाई है। लेकिन जाहिर है कि मजबूत उन लोगों ने अपनी जड़ें गाड़ ली हैं, तो उनको हटाने के लिए एक
महागठबंधन के लायक एक गठबंधन बनना चाहिए और उस गठबंधन को एक लार्जर अलायंस बने, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि बिहार में कोई एक ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई दल ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर उसको हटा सके। तो जाहिर है कि उसके लिए मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह से इन फिरका परस्ती को हवा देने वाली सरकार को अगर हटाने के लिए अगर कोई भी गठबंधन बनता है तो हम उसके जाने में हमको कोई गुरेज नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि सबको सम्मान मिले और उनको भागीदारी मिले। उस एतबार से ऐसे गठबंधन में जाने का इरादा मैंने पिछले साल भी जाहिर किया था, मैंने इस साल भी दिया है कि साहब हम जाने के लिए तैयार हैं और इनको रोका जाए। हम पर बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, 2015 में भी जब असेंबली का इलेक्शन हो रहा था और 2019 में भी जब हम पार्लियामेंट का इलेक्शन आप लोग किसी गठबंधन क्यों नहीं करते हैं। तो हम अपने तमाम तर शुभचिंतकों को, दानिश्वरों को, अजीम सहाफ़ियों को, मिली संगठन के प्रभारियों को, मिली संगठन के हमारे मिली तंजीमों के हम अपने मुअज़्ज़ज़ तरीन रहनुमाओं से भी अपील करते हैं कि साहब हमारी लड़ाई अगर दुरुस्त है, चूँकि हमारी हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे इलेक्शन के लिए हमें दुआएँ दी हैं, हमारी हिमायत की है। मैं ये समझता हूँ कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप तहसीन की नज़रों से आप देख रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि MIM जो कुछ काम कर रही है हैदराबाद में, यकीनन है कि वो अपने आप में एक मिसाल है हिंदुस्तान की सियासत के लिए। तो आप अगर उसे पसंद करते हैं तो आप हमारी रहनुमाई भी कीजिए और आप हमारी मदद भी कीजिए। आपकी जो नसीहत हमको मिलती है, गठबंधन क्यों नहीं करते, तो मैं अब आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा गठबंधन करा दीजिए, क्योंकि आपकी रसाई बहुत सारी सियासी पार्टियों से है। और मैं ये भी कहता हूँ कि उन दानिशवरों से जो लोग हमें मशवरा देते हैं, उन बुजुर्गों से, मिली तंजीमों के जिम्मेदारों से कि आपने गठबंधन क्यों नहीं कराया है, तो अब ये जिम्मेदारी आपकी, गठबंधन करा दीजिए। और अगर आप गठबंधन न करा सकें तो फिर मुझे नसीहत मत कीजिएगा। और साथ ही आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो तमाम तर शख्सियात जो हमें गठबंधन करने की तलकीन करते हैं, अगर हमारा गठबंधन नहीं करा पाते हैं इन पार्टियों से जो पार्टी के कहती है कि हम BJP और जदयू को हटाना चाहते हैं और उनसे आपके ताल्लुकात भी है, उनके लिए कभी आप दुआएं भी करते हैं, उनके लिए हिमायत भी करते हैं, तो आप अगर हमारा गठबंधन नहीं करा पाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको भी एहतसाब करने की ज़रूरत है कि इन पार्टियों में आपको क्या मकाम दिया जा रहा है। और साथ ही उसके बाद अगर हम ज़ायद जगहों पर इलेक्शन लड़ें तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, चूँकि हमें हर हाल में राह तलाश करनी है। चूँकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यही डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते, है ना। अगली जाति का कोई भी हो तो उसके वोट का वैल्यू उतना ही है। कोई निचली जाति का जिसको कहते हैं पाप वाला जुमला, उनका भी वही है, गरीब का भी, ठेला चलाने वाला का भी वही वैल्यू है और देश के राष्ट्रपति का वोट का वही वैल्यू है। तो इसके माने ये है यहाँ पर गिनती पर आप अगर वो कर रहे हैं तो हमारी जितनी तादाद है, दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियतों की जो तादाद है, उस तादाद से उसको नौकरी भी दीजिए, नौकरी नहीं दिया आपने। उस तादाद से उनकी माली हालत अच्छी हो, आपने नहीं दी। कारोबार में उनको हिस्सा दीजिए, वो नहीं दिया। अब एक लोकतंत्र का पर्व है जहां वोट डालकर अपना नेता चुनेंगे, तो जाहिर है कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम आप लोगों को साफ कर देते हैं बात कि लोग आ रहे हैं सियासत में वजीर बनने के लिए, वजीर आला बनने के लिए, ठेकेदारी के लिए आ रहे हैं, रंगदारी के लिए आ रहे हैं, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन MIM इन चीज़ों के लिए नहीं आ रही है। MIM हक और इंसाफ के लिए आ रही है। MIM का आप हैदराबाद में देख लें, वजारत की कुर्सियों को लात मार दी गई और लोगों के लिए काम करने के मौके तलाश किए गए। और आपका ये खाकसार जो आपका खादिम है, मैं आपके सामने में खड़ा हूँ, जदयू के लोगों को याद होगा अपने गिरबान में झांके, इन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं भी जीतोगे MP में तो हम 4 लोग, तुम लोग हो, 4 लोगों में से तुम लोगों को हम वजीर बना देंगे। 3 बनाए भी गए थे और मैंने उस वक्त क्यों छोड़ दिया था इनका साथ, दामन इसलिए छोड़ दिया था कि साहब BJP से आपके रिश्ते अंदर अंदर हैं, तो आप कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते हैं बिहार के आम जनों के लिए। हमने उसका दामन छोड़ दिया। तो इसलिए मैं शोहरत, इज्जत, दौलत से पड़े हक व इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, ये हम लड़ाई लड़ेंगे। उसी लड़ाई लड़ने के लिए हम कहते हैं कि गठबंधन ले लो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज पूरे बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर जिला में हमारी तंजीम खड़ी हो गई है, हमारे लोग इस पोजीशन में। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ इन पार्टियों को कि बिहार में 1-2 जमात हो सकती है जिसके पास वोट ट्रांसफर करने की कुव्वत हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अक़लियतों और दलितों के दरमियान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि मेरा मुकाबला कर सकती है। जिस विधानसभा में भी हो 5,000, 10,000, 20,000 वोट ट्रांसफर करने की सलाहियत अगर किसी में है तो वो MIM के पास है, वो MIM के पास है। हमारे केडर जिनको कहा जाएगा कि वोट दो तो वोट देने के लिए तैयार होंगे। अगर हमारा नुमाइंदा वहां नहीं भी होगा तो किसी की हिमायत करके जिता भी सकता है, किसी की हिमायत करके हरा भी सकता है। इसलिए वो लोग हमारी ताकत का अंदाजा करें और हमें कम आंक रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको जितनी ताकत है हम उस ताकत से लड़ेंगे, हक व इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि देखा है
यही नहीं देखा, सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली गद्दी पे बैठे हुए सरकार को भी नहीं देखा है, बल्कि आपको भी देखा है। जिन लोगों ने महागठबंधन की बात कही थी, जिन लोगों ने कहा था कि साहब हम ही आएंगे तभी तुम्हारा दस्तरखान बाकी रहेगा, हम नहीं आएंगे तो तुम्हारे दस्तरखान से रंगो रोगन खत्म हो जाएगा, वो लोग भी आए। और मैं साफ कहता हूं, पिछले इंटरव्यू में मैंने भी कहा था कि 41 पे तो वोट हासिल किए थे गठबंधन ने, महागठबंधन ने, ये नीतीश जी और लालू जी और कांग्रेस ने मिलकर के। इसमें क्या दिया था? इसमें बिहार के 17% अकलियत के लोगों ने वोट दिया और झूम झूम कर वोट दिया, गौसल और वजू करके लोगों ने वोट दिया, दुआएं मांगी, फाके से रहे लोग, रोजा से रख करके वोट दिया। 41% वोट में अगर आप 17% वोट को माइनस कर दें तो क्या होता है? 24% वोट बचता है, उधर 16% माइनस करना 25% वोट बचता है। 25% में 25 आदमी वजीर बनता है, 34 वजारतें उनके पास जाती हैं, और 16-17% जिनको जो वोट देता है उसको 4 खैराती वजारतें मिलती हैं। तो हक इंसाफ तो किसी ने हमारा साथ नहीं किया। मैं साफ और बैयन तौर पर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बीजेपी को अकलियतों के न वोट चाहिए, न अकलियतों के मसले के हल करने में उसको कोई दिलचस्पी है। लेकिन साथ ही महागठबंधन और दूसरे जो गठबंधन है उनको सिर्फ मुस्लिम अकलियत के वोट चाहिए। मुस्लिम अकलियत को इज्जत, आबरू, हिस्सेदारी से उनको कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब दलित और अकलियत के लोग जाग उठे हैं। हम सिर्फ वोट का नहीं, हम कहार बनने के लिए सिर्फ तैयार नहीं है। लेकिन संविधान ने, देश के संविधान ने बाबा भीमराव अंबेडकर की सदारत में जो दस्तूर बना, उस दस्तूर ने जो हमारे वाजिब हक हमको दिए हैं, हमें जीने का हक है, हमें पढ़ने का हक है, सरकारी तौर पर जो हमारे अधिकार प्राप्त है, क्या हमें नौकरी का हक नहीं है? होटलों में पोछा मारने का हमको हक है? क्या अदालत की कुर्सियों में बैठने का हमको हक नहीं है? क्या बड़े कारखाने खोलने की हमको इजाजत नहीं है? यूपीएससी बीपीएससी में हमारे बच्चे कामयाब हो, ये नहीं है? ऐसा तंत्र आपने बना दिया, रिजर्वेशन के ऐसे रोस्टर्स आपने बना दिए, हमारी समाजी और हमारी आर्थिक हालत आपने ऐसी बना दी कि आज हमारे बच्चे चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। चलो भाई, हम तो अपने वोट से मजिस्ट्रेट नहीं बना सकते, हम अपने वोट से कल कारखाने नहीं खोल सकते, हम अपने वोट से मीडिया के घराने पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने वोट से अपना प्रतिनिधि तो चुन सकते हैं ना। और यहां भी आप दिखा रहे हो कि वह गर्दन काट देगा, तुम मेरे बाजू में आ जाओ, और तुम्हारे बाजू में जाते तो इज्जत भी लुटती है और मौका मिलता है तो गर्दन भी कटती है। तो अब हमने ठान ही लिया है, गर्दन तो कटनी है, किसी हाल में भी कटनी है। झुकाएंगे तब भी काटोगे, उठा के जिएंगे तब भी काटोगे, तो हम उठा के गर्दन कटवाएंगे, मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे। और राजनीतिक तौर पर जो भी कौम अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकती है, वो अपने नस्लों के साथ इंसाफ नहीं करती है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने नस्लों को गुलाम होने से बचाइए, अपने नस्लों को अपने अकीदे से बहकने से बचा लीजिए। जब तक कोई सियासी ताकत आपकी खड़ी नहीं होगी, तब तक आपके दीन और ईमान की भी, आपके शरीयत की भी, देश के संविधान की भी हिफाजत नहीं हो सकती है, जो खुली आंखों से आप देख रहे हैं। मस्जिदों के मीनारे तोड़े जा रहे हैं, आपके आइन शरीयत पर हमला हो रहा है। एनपीआर एनआरसी के जरिए से जिस मुल्क को आपके आबाद ने सींचा है, खून बहाकर जिसको आजाद किया है आपने, उसी मुल्क में आपको गोया इस मुल्क का बाशिंदा आप नहीं है, ये एहसास दिलाया जा रहा है। आपके बच्चे एहसास कमतरी में जी रहे हैं। खुदा के वास्ते अपनी नस्लों को एहसास कमतरी से बचाइए और अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर तो जिंदा है। बिहार में चुनाव होगा नहीं होगा, इस पर अभी तक कशमकश था, लेकिन आज भी जो इलेक्शन चीफ हैं उनका एक बयान आया है पेपर के ताल्लुक से कि इसमें कोई टाल मटोल नहीं है, चुनाव होगा ही। तो क्या तैयारी है, क्या इस वक्त चुनाव होना सही भी है, और किस तरह से आप तैयारी को देख रहे हैं? कोरोना के लिहाज से अगर चुनाव आयोग तो चुनाव करवाता है, तो क्या उस लिहाज से वो तैयारी कर पाएगा या हो पाएगा इस माहौल में चुनाव? देखिए भाई, चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन, वो अपने आप में एक दस्तूरी आज़ाद इदारे का नाम है। लेकिन पिछले दिनों से, बचपन से तो हम लोगों ने यही जाना कि इलेक्शन कमीशन क्या भला है, जानते भी नहीं थे, और बहुत लोग नहीं जानते थे। ये तो भला हो टीएन सेशन साहब का कि टीएन सेशन साहब ने आकर के कम से कम ये बता दिया कि सरकार से ऊपर की चीज़ है इलेक्शन कमीशन, किसी सरकार का डंडा उस पर नहीं चल सकता। लेकिन उसके बाद से, और भाजपा में आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद, इलेक्शन कमीशन का अपना कोई आज़ाद वजूद नहीं रह गया है। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं से, जिस तरह से सीआईडी वगैरह का डिपार्टमेंट होता है, ईडी वगैरह है, जिस तरह से सरकार के इशारे पे काम कर रही है, ठीक उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी सरकारी इशारे पर काम करने लगा। इस वक्त महामारी है, आप लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, बड़े जो लोग एहतियात से रहते हैं उनको भी बीमारी नहीं छोड़ रही है। एक महामारी है, हर तरफ कामकाज रुक गया है। और आप कहते हैं एक तो डिजिटल इंडिया वाले सारा मामला डिजिटल नहीं कर पाते हो, बैंक में पैसा रहने के बाद भी लोग भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं निकल पा रहा उनका। जमीन बेच के आदमी आ रहा है, सर्वर डाउन है, एक दिन की रजिस्ट्रेशन का काम 3 दिन के बाद होता है।
और इस हाल में जबकि 30% लोगों को भी आप यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं दे पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम साहब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करा लेंगे, हम वर्चुअल रैली कराने का काम शुरू करा दिया है आपके इशारे पर इन लोगों ने, दौलतमंदों ने। तो गरीब आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं, वो कहां से कराएगा, कहां से? इलेक्शन एक त्योहार है, होली, दिवाली, ईद में सबको भागीदार बनाया जाता है। शराबी मुसलमान भी उस दिन ईदगाह जाता है, जो कभी मंदिरों में नहीं जाता वो भी होली के रंग खेलता है। और लोकतंत्र का एक त्यौहार ऐसा है कि इसमें हर आदमी को, देश के हर नागरिक को इसमें भागीदारी अदा करनी है। और जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, वो अपने पार्टी के नीति को, अपने नेता के नियतों को करीब से नहीं देखेगा, तो फिर वोट मतदान करेगा कैसे? इसलिए जब तक हालात बेहतर नहीं हो, अभी सबसे बड़ी लड़ाई, सारे कामकाज बंद है, सारे कामकाज बंद है, रोजगार बंद है, लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार हर दिन कह रही है कि साहब कोरोना से लड़ना जरूरी है। तो कोरोना से लड़ने वालों फिर इलेक्शन लड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हो? और कहोगे कि तुम भी तो तैयारी कर रहे हो। हम मजबूरी में, घर में आग लगी है लेकिन घर की तिजोरी पर भी कोई हमला कर रहा है, तो हम आग भी बुझाएंगे, चोरों से भी लड़ेंगे। यही काम हम कर रहे हैं। इलेक्शन का चैप्टर भी बंद करो, पहले कोरोना से लड़ो, कोरोना की लड़ाई खत्म होगी। हालात जब तक अमन के नहीं हो सकते तब तक सही मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकता है। और मैं आपको कहता हूं, ये इलेक्शन कमीशन ये ऐलान करे, भाजपा अब तक चुप्पी साधे हुए, और ये लोग नबज टटोल रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग, कि कोरोना में इलेक्शन करने से हमारी जीत आसानी होगी या कोरोना के बहाने इलेक्शन टालने से हमारी आसानी होगी। ये हमारे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हालात का आकलन कर रहे हैं। अगर इनको लगेगा कि कोरोना ही में हम इलेक्शन करा लें तो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करेंगे, और जब कोरोना में अगर उनको लगेगा हमारी जीत नहीं हो सकती है तो हम जैसे लोगों के इस तरह के बयान को वो सहारा देकर के विपक्ष की जो पार्टियां बयान दे रही हैं उनको आधार बनाकर अपने इलेक्शन को टाल देंगे। इनके हर हाल में चित भी इनकी, पट भी इनकी, ये कर रहे हैं। लेकिन आज देश के लिए कहीं से भी मुनासिब नहीं है कि इस किस्म के हालात में इलेक्शन कराया जाए।